जस्ट अ मोमेंट। जब इस वीडियो का इंट्रो शुरू हुआ ना, तो उन्होंने एक बार भी पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ मेंशन नहीं किया उसमें। तो मुझे थोड़ा सा हिंट लगा, फिर मैं कुछ बोला नहीं। मुझे लगा कि हो सकता है आगे चल के वो बोलेंगे, बट दिस इज़ रियली अमेजिंग। हम सब, स्पेशली मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था कि मेजर साहब जिस किस्म से हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर वर्ल्ड न्यूज़ लाइक जो जियो पॉलिटिक्स की वर्ल्ड न्यूज़ है उस पर भी अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन इनसे हासिल कर सकें तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बात होगी। सर कह रहे हैं 90% फॉरेन न्यूज़, ओके 90% नहीं 60% भी चलेगा मेजर साहब। इनफैक्ट 50-50 का भी होगा, अगर मैं तो कहता हूँ कि 50% इंटरनेशनल न्यूज़, 50% रिलेटेड टू पाकिस्तान, वी आर ओके विद दैट। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस वीडियो, आई thoroughly enjoyed it। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का वीडियो जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो ये अगेन चाणक्य डायलॉग का एक वीडियो है। मैं सोचता हूँ, क्योंकि देखिए मैं ना एक वीडियो बनाता हूँ एक दिन में, और मेजर गौरव आर्या भी एक वीडियो बनाते हैं एक दिन में। बट एनी विच वेज, आज के वीडियो का टॉपिक है नेक्स्ट लेवल ग्रीन सिग्नल फॉर अग्निवीर्स। नेक्स्ट लेवल ग्रीन सिग्नल फॉर अग्निवीर्स क्या है? लेट्स गो एंड फाइंड आउट, शैल वी? हियर वी गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, आप लोगों से हमें फीडबैक मिली है, कुछ लोगों से, कि साहब बहुत ज्यादा पाकिस्तान सेंट्रिक हो गया मामला, थोड़ा सा हट के हमें दुनिया की और चीजें भी बताएं कि चल क्या रहा है दुनिया में। करेक्ट। पाकिस्तान को जो ठोकना है या पाकिस्तान की अटेंडेंस लेनी है, पाकिस्तान प्रेजेंट सर, ये वाला ड्रामा तो चलता रहेगा रोज, लेकिन अब हमें दुनिया की और खबरें भी सुननी हैं। तो दोस्तों, आज मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, देखते हैं वीडियो पे क्या रिस्पॉन्स आता है और आप लोग कितना पसंद करते हैं नॉन पाकिस्तानी कंटेंट, क्योंकि काफी डिमांड आ रही है कि मेजर साहब पाकिस्तान का तो करें, आप उनकी क्लास लीजिए, लेकिन दुनिया भर के बारे में भी थोड़ा बताइए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं थोड़ा सा वेरिएशन, एंड आई होप आपको पसंद आएगा और आपका आशीर्वाद वैसे ही मिलता रहेगा दोस्तों जैसा आज तक मिलता आया है। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। जब इस वीडियो का इंट्रो शुरू हुआ ना, तो उन्होंने एक बार भी पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ मेंशन नहीं किया उसमें। तो मुझे थोड़ा सा हिंट लगा, फिर मैं कुछ बोला नहीं। मुझे लगा कि हो सकता है आगे चल के वो बोलेंगे, बट दिस इज़ रियली अमेजिंग। हम सब, स्पेशली मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था कि मेजर साहब जिस किस्म से हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर वर्ल्ड न्यूज़ लाइक जो जियो पॉलिटिक्स की वर्ल्ड न्यूज़ है उस पर भी अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन इनसे हासिल कर सकें तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बात होगी। तो देखते हैं। आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एंटरटेनिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल ऑफ अस। लेट्स गो। देखिए, सबसे पहले सऊदी अरब और ईरान के बीच में अब डिप्लोमेटिक टाइज दोबारा शुरू हो गई और मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बताता हूं। सऊदी जो है, आपको पता है कि इस्लाम का जन्म जो हुआ था वो सऊदी अरब से हुआ था, ठीक है, हिजाज जब कहते थे। और तो जो अरब है, सऊदी अरब, वहां से इस्लाम का जन्म हुआ। प्रॉफिट मोहम्मद ने वहीं पे जन्म लिया था और वहीं पे इस्लाम पैदा हुआ था सऊदी अरब में, और फिर वहीं से दुनिया भर में फैला। तो ऐसा हुआ कि पहले दो हिस्से बन गए इस्लाम के, राइट? इस्लाम के दो हिस्से बन गए, शिया और सुन्नी, ये भी आप जानते ही होंगे। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा शिया मुल्क है वो ईरान है, सबसे बड़ा शिया मुल्क जो ईरान है। और जो सऊदी अरब है वो सबसे बड़ा सुन्नी मुल्क तो नहीं है, लेकिन सऊदी अरब इज द हार्ट ऑफ इस्लाम, वेदर इट्स सुन्नी इस्लाम और शिया इस्लाम, क्योंकि मक्का मदीना दोनों वहीं पे हैं और जो इस्लाम का जन्म वहां से हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि सऊदी अरेबिया इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, सऊदी अरब। अच्छा, इनकी बीच में तनातनी चल रही थी और काफी टाइम से इनके डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। अब एक चाइना ने ब्रोकर करी है डील, ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना ने डील ब्रोकर करी है कि ये लोग आपस में अपने अपने मुल्कों में एक दूसरे के एम्बेसी खोलेंगे। अच्छा, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ा फायदा उठाया इन दोनों की लड़ाई का, ठीक है।
और इन दोनों की लड़ाई का जो फायदा उठाया ना काफी लोगों ने, अब उन लोगों को नुकसान होने वाला है, उन लोगों को नुकसान होगा। और सबसे पहला जो नुकसान होगा ना, मैं आपको बता रहा हूं, तुर्की को होगा सबसे पहला नुकसान। अच्छा, चाइना की ब्रोकर, सबसे पहला नुकसान जो है वो तुर्की को होगा। मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान को होगा लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की तरफ रुख नहीं मोड़ा, तुर्की की तरफ रुख मोड़ा। लेट्स गो अहेड। पता नहीं ऐसे आया मन में तो मैंने बोल दिया। डील है। और एक और मैं बात बताता हूं कि इजराइल है ना, इजराइल के रिलेशन सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे हैं, लेकिन इजराइल के रिलेशन ईरान के साथ बहुत खराब है। सऊदी अरब के अमेरिका के साथ रिलेशन बड़े अच्छे हैं, लेकिन सऊदी अरब के ईरान के साथ रिलेशन बहुत खराब है। अब ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। और पीठ पीछे बिहाइंड द सीन्स इंडियन डिप्लोमेसी ने भी इसमें बहुत एक कमाल का काम करा है, खासतौर से जो मोदी जी ने डायरेक्शन दिए और जयशंकर साहब ने इसको एग्जीक्यूट करवाया। और इंडिया के आप मैप देखिए, राइट, आप ये देखिए नक्शा, आपको इसमें क्या दिख रहा है? क्या देखना है नक्शे में, लेकिन ओके समझते हैं पहले। ये जो ईरान है ना, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट, दुनिया भर के तामझाम। इंडिया चाहता है कि ईरान मेन स्ट्रीम हो जाए, और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है कि सऊदी के साथ उसके रिलेशन अच्छे हो गए। इंडिया चाहता है ईरान मेन स्ट्रीम हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर कल फॉरेन फोर्सेस, अगर कल अमेरिका आता है अफगानिस्तान, जो कि अमेरिका आएगा ना, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 10 साल के बाद, अमेरिका एंड द वेस्ट विल अगेन लैंड अप इन अफगानिस्तान। ये होना है, ये बात तय है। तो वो कहां से आएंगे? वो आएंगे कहां से? आज तक क्या था कि दो ही देश थे जो समुद्री रास्ता दे सकते थे आपको, क्योंकि अफगानिस्तान खुद तो लैंडलॉक्ड है। तो दो ही देश थे, एक ईरान और एक पाकिस्तान। ईरान जो है, ईरान के साथ दुनिया की बनती नहीं साहब, अब अमेरिका की नहीं बनती, इसकी नहीं बनती, फलाने की, इजराइल की, सऊदी की, किसी से नहीं। अब सऊदी से बनना शुरू हुआ है, सऊदी से इसकी बननी शुरू हुई, और एक दूसरे के एम्बेसीज भी खोलेंगे। इंडिया यह चाहता है कि अगली बार इतने अच्छे रिलेशन बन जाएं कि लोग ईरान का रास्ता, जो कि भारत ने पोर्ट बनाया वहां पे चाबार, आपने सुना होगा चाबार पोर्ट, और उसके आगे रेलवे लाइन भी बनाई है भारत ने। तो भारत यह चाहता है कि वो आप इस्तेमाल करें, क्योंकि पाकिस्तान जो कहता है ना, हम जियो स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट हैं यार, हम जियो स्ट्रेटेजिकली इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जबरदस्त मजा आ गया, तीर तुक्के मार दिए। पाकिस्तान अपने आप में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता। पाकिस्तान सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है। अगर आप अफगानिस्तान को, फर्ज कीजिए, फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लीजिए, अगर आपको अफगानिस्तान हटा दें वहां से, तो पाकिस्तान, मैं बता रहा हूं, क्रिकेट टीम को भेजना पसंद ना करे, बिकॉज इट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके पास है नहीं कुछ बेचने के लिए, अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई माल नहीं है दुनिया को बेचने के लिए। और उसके जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अफगानिस्तान से उसके बॉर्डर मिलते हैं, दैट्स इट। तो ये बहुत एक बढ़िया चीज हो गई, और इसमें भारत का बहुत ज्यादा फायदा है। अच्छा जी, शी जिनपिंग ने फिर से इलेक्शन फिक्स कर लिया, और शी जिनपिंग ने थर्ड एक टर्म ले लिया है, राइट, और अब ये बाप बन जाएगा चीन का थर्ड टर्म के लिए, नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। इसमें मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से इलेक्शन फिक्स होते हैं, ठीक है ना। यह जानना जरूरी है कि किस तरीके से इलेक्शन फिक्स होते हैं। तो दोस्तों, चाइना में हो गई कॉमेडी, शी जिनपिंग जीत गया अपना तीसरा टर्म, और तीसरे टर्म के लिए हुआ इलेक्शन। बिल्कुल फ्रॉड, बिल्कुल फ्रॉड। मुझे लग रहा था चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, वहां पे तो तमीज से काम करते होंगे। ना ना, वहां पे भी बिल्कुल जैसे पंचायत में होता है ना, इंडिया में पंचायत का इलेक्शन भी ढंग से होता है, बाय द वे। वायलेंस हो जाता है, लेकिन इलेक्शन ढंग से होता है, इलेक्शन कमीशन देखता है। यहां पे चोरी देखिए, मैं चाइना को अभी एक्सपोज करता हूं। टोटल वोट जो पढ़ सकते थे चुनाव के लिए, टोटल वोट वो थे 2952, यानी कि 2952 वोट टोटल के टोटल पड़ने थे। और 9252 वोट में पता है आपको शी जिनपिंग को कितने मिले? 2952। किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि शी जिनपिंग के खिलाफ एक भी वोट। यार ये तो हाल है इनके। टोटल फिक्स। अब वो दोबारा चीन की किस्मत का तिबारा, वो चीन की किस्मत का मालिक बन चुका है, और वो चीन को अब धकेलेगा
अपने डायरेक्शन में। उसने, याद है पिछली बार कोविड हुआ था, सारे दरवाजे शरवाजे सब बंद कर दिए, लोगों को वेल्डिंग कर दी थी दरवाजे में, जो लोहे की कुंडियां थी, उसने बोला कि वेल्डिंग ही कर दो, निकल ही ना पाए उसके अंदर। तो अब वो फिर से करेगा आदमी। और इसमें भारत के लिए और बाकी देशों के लिए थोड़ा सा फिक्र की यह बात है कि शी जिनपिंग जो है ना, शी जिनपिंग, ये लगातार दर लगातार अपने आप को टर्म देता रहता है। तो लैक ऑफ डेमोक्रेसी तो है चाइना में, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना की कम हो रही है, यानी कि एक तो लैक ऑफ डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। इससे क्या होता है कि पोजीशंस अनस्टेबल होती हैं कंट्रीज की। लोग अगर भूखे हैं, उनको आजादी है, तो फिर यह बैलेंस बन जाता है। या लोगों का पेट भरा है, उनकी जेब में पैसे हैं, लेकिन उनके पास आजादी नहीं है, फिर यह बैलेंस बन जाता है। पर यह नहीं हो सकता कि आजादी भी नहीं है और पैसे भी नहीं है और खाना भी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये तीनों चीजें नहीं हो सकती। फिर चाइना में आजादी तो पहले से नहीं थी, लेकिन लोगों के पास पैसे खूब थे और लाइफस्टाइल एक अच्छा था। अब क्या हो रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लाइफस्टाइल इंपैक्ट हो रहा है। चाइना में रियल एस्टेट ठप, ठीक है, रियल एस्टेट ठप, शेयर मार्केट ठप, बैंक्स काफी ठप, और ये सब चीजें हो रही हैं। और बाकी अमेरिका वगैरह जितने भी यूरोपीय मुल्क हैं और अमेरिका, ये सब मिला के इन लोगों ने बोल दिया कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनको मैसेज पास कर दिया कि बॉस धीरे धीरे तुम कटो चाइना से, तुम्हें जहां मर्जी जाना है जाओ यार, तुम्हें जहां मर्जी जाना है। और दुनिया भर का सामान बनता है चीन पे, और चीन उसी की कमाई लेकर दुनिया पर राज करने की कोशिश कर रहा है। चाइना में खुद तो कुछ बनता नहीं है। आप जो शूज पहनते हैं, मैं आपसे मेरा मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, क्योंकि इंडिया में भी यही सब मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन दुनिया जो जूते पहनती है जनरली, अगर आप नाइकी के शूज पहनेंगे, एडिडास के पहनेंगे, रीबॉक के पहनेंगे, अगर आप अमेरिका में वो शू खरीदेंगे, वहां पे लिखा रहेगा मेड इन चाइना। ब्रांड अमेरिकन है, मेड इन चाइना। ब्रांड अगर कोई यूरोपियन है, मेड इन चाइना। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इन ब्रांड्स को वहां से हटा रहे हैं। अचानक तो हटा नहीं सकते, कंपनी डूब जाएगी, धीरे धीरे हटा रहे हैं, धीरे धीरे करके। अच्छा, एक फैक्ट्री, 5 फैक्ट्री, चलो एक हटा दो, इंडिया में डाल दो, दूसरी एक काम करो मलेशिया में डाल दो। तो ये शी जिनपिंग के अंडर हो रहा है। एंड इकोनॉमी ऑफ चाइना इज टेकिंग अ सैवेज हैमरिंग, राइट। तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या है जी। एक बहुत बढ़िया चीज मुझे पता लगी, जिससे यार दिल खुश तो नहीं हुआ, दिल तो दुखी हुआ दोस्तों, लेकिन यार फिर भी ऐसा लगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था यार। अमेरिका के पास रशिया ने जो गलत काम करे हैं यूक्रेन में, देखिए आज तक अमेरिका क्या कहता था? अमेरिका यह कहता था कि रशिया गलत है, यूक्रेन को हथियार दो, ठोको रशिया को, यह कह रहा था। अमेरिका ने खुद अरबों डॉलर दिए यूक्रेन को, लेकिन भैया कहीं दोनों ने पीठ पीछे हाथ मिला लिया। मजबूरी भी कोई चीज होती है ना दोस्तों, तो मजबूरी में दोनों ने हाथ मिला दिया। क्या हाथ मिलाए? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, और बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट यह कहती है दोस्तों कि अमेरिका को यह पता है कि रूस ने वॉर क्राइम्स, जो युद्ध में आप जो क्राइम करते हैं, वो जैसे कि लोगों को मार दिया, इनोसेंट लोगों को मार दिया, कहीं स्कूल था, स्कूल पे बम मार दिया, बच्चों को, ये सब वॉर क्राइम्स में कई चीजें होती हैं। मैंने तो आपको सिर्फ एक दो ऐसी बताई हैं फॉर एग्जांपल। तो क्या हुआ कि वॉर क्राइम्स रशिया ने करे, ऐसा दुनिया मान रही है, मैं नहीं कह रहा, दुनिया मान रही है कि रशिया ने वॉर क्राइम्स करे यूक्रेन में। और वॉर क्राइम्स करे, अमेरिका के पास प्रूफ है, लेकिन अमेरिका ने यह प्रूफ छुपा लिया। अब देखिए, द पेंटागन इज ब्लॉकिंग द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम शेयरिंग एविडेंस विद द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन द हेग। जो पेंटागन है, जो कि अमेरिकी जो सैन्य शक्ति है उसका जो गढ़ है, जो उनका हेडक्वार्टर है, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को रोक रहा है। वो बोल रहा है, जो बाइडेन को, अपने ही राष्ट्रपति को बोल रहा है कि सर ऐसा है कि जो रूस ने गलत काम करे ना यूक्रेन में, सिविलियन को मार दिया, बच्चों को मार दिया, ये कर दिया, ये सब बताना मत किसी को। तो बाइडेन ने पूछा, भैया क्यों मत बताना यार, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? ये तो रूस तो हमारा दुश्मन है। हम तो कह रहा सर ऐसे नहीं होता, रूस हमारा दुश्मन है, इसका मतलब आपको पता ही नहीं कि पॉलिटिक्स कैसे चलती है। तो बोला भाई कैसे चलती है? कह रहा है सर हम लोग जो हैं अमेरिकन, रशिया ने तो कुछ नहीं करा, रशियंस तो बच्चे हैं। हमारे काले करतूत देखिए ना आप, हम लोगों ने कहां कहां कौन से जहर के बीज बोए हैं। तो किसी ने पूछा होगा कौन से बीज बोए? कह रहा है सर एक बात बताओ, जो 9/11 हुआ था ओसामा बिन लादेन वाला, वो करने वाले सऊदी वाले थे। उसमें 15, जो 19 में से 15 थे वो सऊदी के सिटीजन्स थे, राइट। आपने इराक को ठोक दिया, आपने अफगानिस्तान में बम मार दिया जबकि लादेन पाकिस्तान में था। आपने तो मुल्क के मुल्क बर्बाद कर दिए। आप किस मुंह से रूस को दोष देंगे? कल रूस बोलेगा कि भैया हमें तो छोड़ो, हमें छोड़ो, हमारे तो कांड 2022 के हैं,
तुम लोग तो 75 साल से ऐसे खेल खेलते आए हो, बताओ तुमने कहां कहां नहीं करा। तो सर हमें तो कॉर्नर पकड़ के घसीटेंगे वो, फिर हम लोग कहां मुंह दिखाएंगे? क्योंकि जो अगर हमारे पास रशिया का प्रूफ है, रशिया के काले कारनामों का प्रूफ अगर हमारे पास है, तो क्या आपको लगता है हमारे काले कारनामों का प्रूफ रशिया के पास नहीं होगा? चुपचाप बैठे रहो, ठीक है, यूक्रेन को पैसा देते रहो, लड़ते रहेंगे आपस में, यहां पे लड़ाई मत लेकर आओ कि हम रशिया को ये करेंगे, रशिया को ये करेंगे। कल रशिया ने अगर बोल दिया कि ठीक है बेटा, तुम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हेग में हमें ले जा रहे हो ना, अमेरिका वाले सबूत दे रहे हो, तो क्या हमारे पास सबूत नहीं है? ले भाई तेरे सबूत। तुमने इराक में एक पूरी कौम को निपटा दिया, इराकियों का कोई लेना देना नहीं। इराकीज हैड नथिंग टू डू विद 9/11, सद्दाम हुसैन हैड नथिंग टू डू विद 9/11, उन्होंने निपटा दिया। जो वहां पे तालिबान थे अफगानिस्तान में, ठीक है, उन्होंने शय दी, शरण दी जो अलकायदा वाले थे, लेकिन वो उनका एक ट्राइबल कोड ऑफ कंडक्ट है, पश्तून वली कहते हैं कि जो मेहमान है, मेहमान कैसा भी हो, अगर किसी पठान के घर आ गया, किसी अफगान के घर आ गया, तो फिर अपनी जान पे खेल जाएगा अफगान, लेकिन अपने मेहमान को हैंडओवर नहीं करेगा, और मेहमान क्रिमिनल क्यों ना हो, वो बड़े से बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो। अब ठीक है, जो उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने बमबारी करी, पता लग गया था बहुत पहले कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में नहीं है। अरे भाई, तुम्हारा 700 अरब का, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, 700 अरब डॉलर का तुम्हारा डिफेंस बजट है। तुमने 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर या 3 ट्रिलियन, पता नहीं कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर तुमने अफगानिस्तान में खर्च कर दिए सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। ये मारो, इसको काटो, ये करो, वो करो। अच्छा, ओसामा बिन लादेन को मार भी दिया पाकिस्तान में, फिर उसके बाद कई साल अफगानिस्तान में तुम लोग कौन सा धनिया छील रहे थे, ये बताओ जरा। तो रशिया ने यही बोला है कि बेटा तुम दिखाओ जरा, फिर हम तुम्हें बताते हैं। तो पेंटागन ने पहले ही बोल दिया जो बाइडेन को कि जो सर प्लीज रिलैक्स, टेक इट इजी, ये मत करना वरना हमारी पोल खोलेगा ये देखो, ये कहता है अमेरिकन मिलिट्री, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है अमेरिकन न्यूज़पेपर का, कहता है कि अमेरिकन मिलिट्री लीडर्स अपोज helping the court investigate Russians because they fear setting a precedent that might help pave way for it to prosecute Americans, क्योंकि अमेरिकन ने भी जबरदस्त वॉर क्राइम्स करे हैं, ठीक है। रशियंस तो बच्चे हैं उनके सामने, मैं बता रहा हूं, चाइनीज बच्चे हैं उनके सामने, चाइनीज आर किड्स, रशियंस आर किड्स इन फ्रंट ऑफ द अमेरिकन्स। अमेरिकन ने तो वियतनाम में जो नेपाम से गांव के गांव उड़ा दिए थे, बच्चे, कितने हजारों बच्चे मार दिए। नेपाम जो होता है, इट्स अ फ्यूल बेस्ड एक्सप्लोजिव जो कि ऊपर फटता है और पूरी ऑक्सीजन सक कर लेता है बाहर। लोगों ने सांस ली तो आग उनके फेफड़ों में चली गई एंड इट जस्ट सक्ड द ऑक्सीजन आउट। बहुत बेदर्दी से मारा है। एजेंट ऑरेंज की बात करते हैं लोग, आप जाके देखिएगा क्या क्या नहीं करा अमेरिका ने। बाकी सब ठीक है, फ्रीडम की बात करना और इंडिया को जो बीच बीच में लेक्चर दे देता है ना कि रिलीजियस फ्रीडम इंडिया में ये नहीं है और हमें बुरा लग रहा है ह्यूमन राइट्स। भाई साहब आप देखना, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वॉर डिक्लेयर करा है, कितने देशों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। और इन्होंने हजारों लाखों के हिसाब से लोग नहीं मारे, इन्होंने करोड़ों के हिसाब से लोग मारे हैं, करोड़ों के हिसाब से अमेरिकन ने मारे। और यही पेंटागन कह रहा है कि सर, अपने प्रेसिडेंट को कह रहा है जो बाइडेन को कि भाई साहब जिल्ले लाई, दूसरे पे उंगली उठाने से पहले यह देख लो कि हम कितने काले हैं, हमारी करतूतें कितनी काली हैं, ऐसा ना हो कल हम फंस जाएं। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया टू बाय यूएस न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन्स इन अ डील टू काउंटर चाइना। 5 वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन्स यूनाइटेड स्टेट से खरीदेगा ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, आपको पता है ये कल हमने कवर करा था, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर आईएनएस विक्रांत के ऊपर चढ़े थे, राइट। अब ये क्या हो रहा है कि उसके बाद ये खबर आ गई, ठीक है। तो क्या है कि ऑस्ट्रेलिया अब अपने आप को मजबूत कर रहा है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन से अमेरिका से खरीद रहा है। इसकी एक डील फ्रांस के साथ होनी थी, वो हो नहीं पाई किसी कारण से। तो इमैनुअल मैक्रोन जो था वो बड़ा दुखी हो गया था ऑस्ट्रेलिया से और बोला कि तुमसे कट्टी है, अब बात नहीं करेंगे तुमसे, समथिंग लाइक दैट। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ऑस्ट्रेलिया इज बाइंग स्टफ फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 5 न्यूक्लियर सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं ये खरीदेगा वर्जीनिया क्लास की, और ये 2030 तक ये डिलीवर हो जाएंगी। इसके बाद ये द अरेंजमेंट विच वुड ऑल्सो इंक्लूड रोटेटिंग अमेरिकन अटैक सबमरीन्स थ्रू पर्थ in Western Australia by 2027 adds new details, complexities to a 2021 security pact between Australia, Britain and the United States known as AUKUS। समझ रहे हैं आप? तो ये AUKUS के तहत काम हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। जो AUKUS का ग्रुपिंग बनी है, AUKUS के तहत ये काम हो रहा है कि ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स अब अमेरिका से खरीदेंगे चाइना को काउंटर करने के लिए। और उसी लिए ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री आईएनएस विक्रांत पे आया था, यही मैसेजिंग करने के लिए चाइना को कि बॉस, इंडिया भी है,
अमेरिका भी है, यूके भी है, आ जाओ खिलाते हैं तुम्हें चाउमीन। अच्छा दोस्तों, एक बड़ी खबर आई है जो अग्निवीर के लिए बड़ा ना लोगों ने बड़ा चैं पैं अग्निवीर बुरा है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की चीजें। और हमारे जो देश के नेता हैं उनकी तो आदत है कूदने की, हर चीज में कूद गए, चाहे उसके बारे में नॉलेज हो ना हो। सेंटर ने डिक्लेयर कर दिया है कि 10% वैकेंसी बीएसएफ में अग्निवीर की होगी, सीमा सुरक्षा बल में 10% वैकेंसी अग्निवीर में होगी। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा अग्निवीर की स्टोरी, जो लोग बच्चे अप्लाई भी कर रहे हैं अग्निवीर के लिए। देखो ऐसा है, मैं आपको बताता हूं, ये सरकार को बहुत पहले डिक्लेयर कर देना चाहिए था, तो इतना ड्रामा होता ही नहीं है, पर ठीक है, टाइम लगता है, और डिक्लेयर कर दिया सरकार ने, अब वो हो गया है। बेसिकली क्या है कि अग्निवीर में ये सिस्टम है कि अगर 100 लोग जाते हैं, उदाहरण दे रहा हूं 100 का, वैसे हजारों जाएंगे, 100 का उदाहरण पकड़ लो आप, तो 25 तो फौज में रह जाएंगे, अब बचे 75। तो लोगों का ये कहना था भाई ये 75 कहां जाएंगे, कोई कह रहा है डाकू बनेगा, कोई कहता है ये चोर बनेगा, कोई कहता है ये मर्डर करेगा, शूटर बनेगा, दुनिया भर की बकवास, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीएसएफ में आप उदाहरण के लिए लीजिए कि अगर बीएसएफ में हर साल, ठीक है, 30,000 लोग जाते हैं, अगर बीएसएफ का इंटेक 30,000 का है, तो 30,000 में से 3,000 अग्निवीर लेगा बीएसएफ। 3,000 लोग, बीएसएफ का 30,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। अब बीएसएफ में 3,000 जाएंगे अग्निवीर, वो पक्का हो गया। अब आप आने वाले 3-4 महीनों में ये सुनेंगे कि सीआरपीएफ में भी 10% का हो गया रिजर्वेशन अग्निवीर के लिए, ठीक है। सीआरपीएफ बहुत बड़ी फोर्स है और दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी की फोर्स है सीआरपीएफ, और बीएसएफ इज द लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो आप इनको छोटा मत समझना, ये लाखों की तादाद में इनके पास लोग हैं, बीएसएफ के पास भी और सीआरपीएफ लाखों की तादाद में, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है, एंड दीज आर मैसिव फोर्सेस, ये बहुत बड़ी फोर्सेस हैं। अब आप ये देखेंगे कि बीएसएफ अब सीआरपीएफ का आएगा, आईटीबीपी एक थोड़ी सी छोटी फोर्स है, लेकिन आईटीबीपी बहुत एक महत्वपूर्ण फोर्स है। अच्छा, मेरी जो पैदाइश है ना, मेरे पिताजी उस समय 2nd बटालियन आईटीबीपी में सीओ हुआ करते थे, कमांडेंट हुआ करते थे। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा थोड़ा सा आईटीबीपी के साथ थोड़ा सा वैसे भी लगा हुआ है। मैं आईटीबीपी में पैदा हुआ, बीएसएफ ने पाल पोस के बड़ा करा और इंडियन आर्मी ने ये बना दिया जो आपके सामने, ठीक है। तो आईटीबीपी इज अ स्मॉल फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, लेकिन आईटीबीपी बड़ी जबरदस्त फोर्स है और ज्यादातर जो टिबेट के बॉर्डर के साथ है एरियाज, वहां पे उनका डिप्लॉयमेंट है, वीआईपी सिक्योरिटी में भी इनका डिप्लॉयमेंट है और बढ़िया काम करती है फोर्स है, वहां पे भी लोग जाएंगे। फिर सीआईएसएफ है, आपने सीआईएसएफ को देखा हुआ है एयरपोर्ट्स पे, लेकिन आपको क्या बात पता है कि पोर्ट्स जो होते हैं, सी पोर्ट्स है जहां पे बड़े बड़े हमारे, वहां पे भी सीआईएसएफ रहती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस में सीआईएसएफ गार्ड करती है, वहां पे भी अग्निवीर जाएंगे। फिर एक एसएसबी है जो नेपाल के आसपास के बॉर्डर एरिया को गार्ड करती है, एसएसबी, वहां पे भी अग्निवीर जाएंगे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगले 1 साल के अंदर ये अग्निवीर जो है ना, ये 99% सेट हो जाएंगे कहीं ना कहीं। सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कहानी खत्म आपकी। वो आर्मी में नहीं होगी तो क्या हुआ, देश की सेवा करनी है और एक पक्की नौकरी चाहिए ना, बात तो यही है, देश की सेवा करनी है और पक्की नौकरी चाहिए, तो देश की सेवा भी करो, पक्की नौकरी करो। बीएसएफ की नौकरी, आईटीबीपी की नौकरी, सीआरपीएफ की नौकरी, सीआईएसएफ, एसएसबी, ये 5 फोर्सेस हैं। सीपीओज जनरली कहते हैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, सीपीओज, उसमें ये भी होगा। बाद में आप देखेंगे कि पुलिस फोर्सेस आगे आएंगी लेने के लिए कि हमें भी अग्निवीर चाहिए। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ क्या होता है, कोई भी ट्रेंड मैन पावर को ना जाने नहीं देना चाहता। आप खुद अगर आप कंपनी चलाते हैं या कंपनी में आप कोई मैनेजर के साथ हैं, अगर आपको बोलेगा कि यार आपके अंदर ना कुछ लोग हैं, ऑपरेशंस के लोग हैं, बड़े तगड़े हैं, ट्रेंड हैं, हम आपको कल के बच्चे दे रहे हैं जिनको आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो आप हर समय चाहोगे कि ट्रेंड बंदा आपके पास हो जो दौड़ के काम करे। तो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग और उसके बाद इसका 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस हमको मिल रहा है, 4 साल का एक्सपीरियंस, उसमें हो सकता है राष्ट्रीय राइफल्स में भी हो ये, या एक्स जगह, मैं राष्ट्रीय राइफल्स की बात तो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी होगा, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन भी उसने करे होंगे, उसने सब कुछ करा होगा। तो ये बंदा जो निकलेगा ना, ये बिल्कुल तलवार की धार जैसा निकलेगा, और ये लोग जाएंगे फिर और फोर्सेज में। तो इन फोर्सेज का भी जो इनटेक का प्रोफाइल है, इन फोर्सेज का ऑलरेडी प्रोफाइल तो बहुत अच्छा है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी का। मैं फोर्स की प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा, मैं जो इनटेक की बात कर रहा हूं, जो सिपाही लेवल पे लोग आएंगे ना, दे विल बी फार बेटर। तो ये अग्निवीरों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बाकी आखिरी में मैं आपको बता दूं एक चीज, मैं तो एक खबर पाकिस्तान की थी यार, मैं भूल ही गया, मैंने बोला कि पाकिस्तान की बिलावल कह रहा है कि भाई आईएमएफ अनफेयर है, और मुझे लगता है कि जब आईएमएफ जो हमसे कह रहा है, ये देखिए, ही फर्दर सेड, बिलावल देखिए, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट देखिए यार पाकिस्तानियों का, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट,
कि भीख हमारा हक है। ये जो है ना, ये आप इसको काट नहीं सकते बॉस, आप इसको काट नहीं सकते, ये अलग लेवल के खिलाड़ी हैं। Bilawal, he further said that the IMF was stretching out talks at a time when the country needed money to help the poorest of the poor, and they are being told that until the tax reform is not complete, we will not conclude the IMF agreement. ठीक है जी, ये कह रहा है कि अब ये बिलावल, देखो बिलावल का एम क्या है कहने का। अब देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। IMF को लेक्चर दे रहा है। Is it really the time to nitpick about our tax policy and tax collection while we are suffering from a climate catastrophe of this scale? ये लेक्चर दे रहा है IMF को। क्या ये सही वक्त है? क्या आप मीन मेक निकाल रहे हैं कि तुम्हारा टैक्स नहीं है, तुम्हारा, ये चाहते हैं कि चेक लिख के दे दे कि ले बेटा बिलावल, तू जा अपनी शॉपिंग कर ले बेटा। दिस इज व्हाट दे वांट। और विक्टिम कार्ड किस चीज का खेल रहा है कि पाकिस्तान में फ्लड आए थे। ओ काके, ये तो 23rd टाइम तुम लोग IMF में जा रहे हो, 23वीं बार IMF में जा रहे हो। पिछले 22 बार क्या हुआ था पाकिस्तान में? तो बिलावल का ये कहना कि यार ये सही वक्त नहीं है, एक बात बताओ यार, ये तो 23वीं बार तुम लोग IMF में जा रहे हो ना, 23rd टाइम। 22 बार क्या हुआ था जो पिछली 22 बार गए थे तुम लोग? क्या तब भी कोई फ्लड आया था? तब भी कोई अर्थक्वेक आया था? तब भी कोई सुनामी आई थी? क्यों झूठ बोल रहे हो यार? तुम लोग IMF के पास इसलिए गए क्योंकि तुम लोगों को मुफ्त में अय्याशी करने का शौक है। तुम्हारे मुल्क में, जो तुम्हारा मुल्क का अशराफिया है, तुम्हारे मुल्क का जो टॉप लेवल का जो क्रीम है, जिसमें तुम्हारे फौजी जनरल शामिल, तुम्हारे ब्यूरोक्रेट, तुम्हारे जज, तुम्हारे बड़े बड़े अफसरान, ये ग्रेड 20, 21, 22 वाले, इनको हराम की लत लग गई है। ये चाहते हैं कि मुफ्त का डॉलर आए बाहर से और ये लंदन में और दुबई में बड़े बड़े फ्लैट खरीदें और लोन अपने सर पे बैठा लें और बाहर भाग जाएंगे। इनको क्या फर्क पड़ रहा है? नवाज शरीफ भी तो बाहर है। नवाज शरीफ कहां है? लंदन में बैठा हुआ है। और नवाज शरीफ ने जो लोन लिए थे वो तो पाकिस्तानी आवाम पूरे देगा ना, उसकी किस्त तो पाकिस्तानी आवाम भरेगा। क्योंकि वो जो रेडी वाला है, वो जो जॉब कर रहा है, वो किसी दुकानदार के साथ काम कर रहा है बंदा, जो कुछ हजार रुपए कमा के अपने परिवार का, अपने खानदान का पेट पालता है, उसका तो लंदन में कोई फ्लैट नहीं है। उसका तो लंदन में कोई फ्लैट नहीं है, उसका तो वहीं कच्ची आबादी में रहना है। और ये जिन्होंने पैसे लेने थे ले लिए। अब IMF को आंखें दिखा रहा है कि ये कोई क्या सही समय है जब तुम्हें हमसे ऐसा सवाल पूछने चाहिए, जब हमारे यहाँ इतने लोग परेशान हैं कि यहाँ पे फ्लड आ गया था। और बेटा जब पिछली 22 बार तुमने लूटे थे पैसे, तब कौन सा फ्लड आया था? तो ये नीयत खराब है इन लोगों की, ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमने इस बार जो करा है? इसमें आज के लिए कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं हमारे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि इस बार हमने ये कोशिश करी है कि 90% आपको न्यूज़ नॉन पाकिस्तानी, हम एक बैलेंस बना के रखेंगे, पाकिस्तानी नॉन पाकिस्तानी न्यूज़। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि हमें चेंज करना है तो जैसा आपका हुक्म होगा, आपका हुक्म सराखों में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके, बहुत ही शानदार लगा, बहुत मजेदार लगा, बहुत अच्छा वीडियो था। सर कह रहे हैं 90% फॉरेन न्यूज। ओके, 90% नहीं, 60% भी चलेगा मेजर साहब। इनफैक्ट 60-40 का भी रेशियो होगा अगर न्यूज का, कि 50-50 का भी होगा अगर मैं तो कहता हूँ कि 50% इंटरनेशनल न्यूज, 50% रिलेटेड टू पाकिस्तान। वी आर ओके विद दैट। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस वीडियो। आई थॉरली एंजॉयड इट। बहुत मज़ा आया मेरे को, बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, एक नया पर्सपेक्टिव समझने को मिला। थोड़ा बहुत पता है हम लोगों को भी ना सऊदी और ईरान के रिलेशनशिप के बारे में। और जैसे कि हम कहते हैं कि सऊदी जो है जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ है, इस्लाम का जो मरकज़ है जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए, तो ऑफ कोर्स सारे मुसलमानों के लिए वो जो है एक बहुत ही मतलब तीर्थ स्थल है। वहाँ पे सब ही जाते हैं सजदा करने के लिए, मक्का मदीना। अब उनका ईरान के साथ अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है तो एक नए रूट की इन्होंने बात की, नक्शा भी दिखाया जहाँ पे हम पाकिस्तान को डॉल्स करते हुए जा सकते हैं सीधा अफगानिस्तान, और उससे सीधा रशिया से कनेक्ट कर सकता है वो रूट। तो भारत के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा वो। और इसीलिए शायद मोदी जी और जयशंकर जी जो है एक डिप्लोमेटिक अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इसमें। तो रियली गुड। पाकिस्तान इज नॉट ओनली लूजिंग इट्स इकोनॉमी, बट Pakistan is losing its the importance of its geostrategic location that he has। क्योंकि अगर इस रूट से चीज़ें होनी शुरू हो गई तो पाकिस्तान को फिर कौन पूछेगा। जैसे ही उन्होंने पूछा कि क्रिकेट टीम को भी कोई नहीं पूछेगा उसके बाद उनकी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और जीपिंग, क्या नाम है उसका, शी जिनपिंग तीसरी बार जो है
चाइना में पावर में आ गए हैं, तो जो भी बेड़ा गर्क हुआ है चाइना का उनके ही राज में हुआ है। तो लेट्स सी कि ये थर्ड इनिंग में क्या क्या कमाल करते हैं। और ये जो वॉर क्राइम के बारे में इन्होंने बोला, अमेरिका ने जो कुछ रशिया के वॉर क्राइम्स जो हैं छुपाने की कोशिश की या फिर उसको नहीं उजागर कर रहा, नहीं उसके खिलाफ बोल रहा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि उसके भी हाथ रंगे हुए हैं, है ना। और क्या शानदार बात करी उसने कि अमेरिका ने जो किया है इराक में, अफगानिस्तान में और दूसरे ममालिकों में, उन्होंने वियतनाम का नाम लिया, वियतनाम में। तो मतलब देखा जाए तो सबसे बड़ा गुंडा जो है, सबसे बड़ा विलन जो है वो तो अमेरिका है ना। और वो पैसे देकर सबका मुंह बंद कर देता है। पाकिस्तान, है ना, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो चल रहा है, अमेरिका के कई मुल्कों के साथ वैसा चल रहा है ना। चाइना के साथ जो हमारा चल रहा है, अमेरिका भी दूध का दूल्हा नहीं है। हम बस कॉमर्स ट्रेड की वजह से ही उसके साथ इस तरीके से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत शानदार था। अग्निवीर की जो उन्होंने बात की, शुरू में बहुत ही ज़्यादा बवाल हुआ था। अग्निवीर को लगी कि 4 साल सर्विस करेंगे, उसके बाद वो लड़के कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे किसी प्राइवेट कंपनी में, गोलियां चलाएंगे, क्रिमिनल्स बनेंगे, है ना। बहुत डिबेट्स सुने हमने इसके ऊपर। तो अभी बीएसएफ ने 10% का कोटा उनके लिए रिजर्व किया है। और मेजर गौरव वाला के कहने के हिसाब से जो बाकी फोर्सेज है, सीआरपीएफ है और आईटीबीपी के बारे में पता चला मेरे को, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, उनमें भी जो है वो भी बहुत जल्दी हो सकता है कि शायद वो भी अपना कोटा अनाउंस करें, क्योंकि एवरीबडी वांटेड टू हैव अ स्किल्ड लेबर, स्किल्ड एम्प्लॉयज़, है ना, जैसा उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कॉर्पोरेट का। तो बहुत शानदार यार, मतलब इस किस्म की भी वीडियोस बहुत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ सीख लिया, जान लिया। अब आगे जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाते हैं। मुझे बहुत मज़ा आया इस वीडियो को देखकर, मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक बार दोबारा से इस वीडियो को मेरे साथ देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सपोर्ट करना, है ना। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।